हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो। माय नेम इज़ पारुल। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली एसबीआई जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, इस थोड़े से टाइम में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि हम डेफिनेटली इस पर एसबीआई जूनियर एसोसिएट बन सकें। ये स्ट्रेटेजी काम आ जाएगी आपको हर एक आने वाले एग्ज़ाम में। आप उसकी प्रिपरेशन इस तरीके से अगर करते हैं तो आई थिंक यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देना चाहूँगी दैट आई एम वर्किंग एज अ जूनियर एसोसिएट इन एसबीआई। मैंने अभी रिसेंटली जनवरी में ज्वाइन किया है, यानी कि एसबीआई 2020 आई हैव क्लियर्ड। सो आई थिंक आई विल बी एबल टू टेल यू कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट और इन वट एवर अटैम्प्ट यू आर हैविंग इट दिस टाइम। इफ़ यू वांट टू क्लियर इट, आप इस वीडियो को प्लीज़ अच्छे से फॉलो करें। आई थिंक यू वुड बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम दिस टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबको पता है कि इस एग्ज़ाम के 2 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट इज़ प्रीलिम्स एंड सेकंड इज़ मेंस। तो हमें इन दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन जून एंड द मेंस एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू हैपन इन जुलाई, दैट इज़ ऑन 31 जुलाई, जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों एग्ज़ाम्स को साथ में लेके चलना है। हम ये नहीं कर सकते कि अभी हम प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे और बाद में मेंस का देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक। सो व्हाट वी नीड टू डू, तो मैं रिवर्स स्ट्रेटेजी की बात यहाँ पे करूँगी। हमें क्या करना है, हम सबसे पहले मेंस की बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मेंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, 1 इज़ QA, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये भी मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ, दैट जनरल अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन किसी भी एग्ज़ाम का है, किसी भी एग्ज़ाम के अगर आप मेंस लेवल के एग्ज़ाम को देने जा रहे हो तो फिर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जनरल अवेयरनेस। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप 40 on 40 या 50 on 50 डिपेंडिंग ऑन योर एग्ज़ाम, आप पूरे अटैम्प्ट करके आ सकते हो। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन मैथ्स में, रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते भी हैं तो भी आप उस टाइम फ्रेम में उतने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाते। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस। प्रीलिम्स में यू कैन अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस एग्जामिनेशन। तो मैं क्या कहूँगी कि अगर जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दैट इज़ द 6 मंथ्स जिसके करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि अभी मई, जून और जुलाई अभी बाकी है। तो आपको क्या करना है, टुडे इज़ 1 मई व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आपको क्या करना है कि आप डेली के डेली करंट अफेयर्स पढ़ें। नाउ वट एवर द सोर्स यू आर फॉलोइंग, राइट। आप कोई ऐप से पढ़ते हैं या फिर आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करते हैं, या फिर जैसा मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अड्डा 247 पे आशीष गौतम सर की क्लासेस को अगर आप फॉलो करते हैं, वट एवर योर सोर्स में भी, आप उस सोर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएं, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ मई, जून एंड जुलाई के करंट अफेयर्स के लिए, जो आपको डेली पढ़ने हैं, आपको वीकेंड्स पे बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। आप ये मान के चलें कि ये 3 महीने के करंट अफेयर्स अट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर रह गए पिछले 3 महीने जो कि निकल चुके हैं, दैट इज़ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पुराने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। दैट इज़ नथिंग न्यू दैट आई एम टेलिंग, ओके। आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनके कैप्सूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप उन कैप्सूल्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के लिए, और मई, जून एंड जुलाई की आप बहुत अच्छे से पक्के से तैयारी करेंगे। तो इस चीज़ में कोई भी कंसेशन नहीं है, कोई भी रिबेट नहीं है। आपको बहुत अच्छे से सारे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे बड़ा साथ आपका यही सब्जेक्ट निभाने वाला है इन केस यू प्रिपेयर इट वेल। इफ़ यू डोंट, यही सब्जेक्ट आपके साथ सबसे बुरा करेगा एग्जाम में। आई एम टेलिंग यू दिस, ओके। देन रही बात इंग्लिश की। इंग्लिश जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में सजेस्ट करती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ें। आर्टिकल्स पढ़ें और क्या करें, आप प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, उसमें आप इंग्लिश की बहुत सारी प्रैक्टिस करें और आर्टिकल्स पढ़ें। दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं QA एंड रीजनिंग। QA एंड रीजनिंग का मैं ये कहूँगी कि रीजनिंग के लिए आप डिफिकल्ट पजल्स डेली सॉल्व करते रहें। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस राइट नाउ, ओके। तो जो मुश्किल पजल्स हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और मैथ्स के भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस डेली सॉल्व करें, ठीक है। ये बात रही मेंस की। अभी मैं मेंस के ऊपर आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मेंस में 2 महीने बाकी हैं। उससे पहले आएंगे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो प्रीलिम्स के लिए मैं फ्रेंड्स ये कहना चाहूँगी कि अगर आप 100% श्योर हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा,
आप बहुत सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, आपके हमेशा प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं, प्रीलिम्स में स्पीड अच्छी है, देन आप अभी से मेंस के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। इन केस अगर आपको लगता है कि आप 100% श्योर नहीं हो, यू आर 90% श्योर और 80% श्योर, मे बी 50% श्योर, तो प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। प्रीलिम्स में आपको 100% श्योर होकर एग्ज़ाम देने जाना है, तभी वो क्लियर होता है, क्योंकि आपकी उतनी एफिशिएंसी, उतनी स्पीड, उतनी एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं डिटेल में। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। रीजनिंग में मेरा हमेशा ये टारगेट रहता था कि मुझे 35 ऑन 35 अटैम्प्ट करने ही हैं, ठीक है। तो अभी प्रीलिम्स में आपके पास 1 महीना है, आपको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है। इफ़ यू आर नॉट श्योर इफ़ यू आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम, अगर 100% श्योर नहीं हो तो डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के लिए टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करिए, आप कोई भी कर सकते हो। मैंने की थी या टेस्ट बुक की या फिर अड्डा 247 की, यही 2 वेबसाइट्स हैं जिनकी टेस्ट सीरीज़ मैंने परचेज़ की थी, और मैंने उन्हीं में से मोस्टली टेस्ट जो हैं वो दिए हैं। तो इनकी जो है वेबसाइट के ऊपर कुछ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप उनको पहले ट्राई कर सकते हो, आपको जो पसंद आता है आप उसी वेबसाइट से मॉक टेस्ट परचेज़ करिए। लेकिन मेक इट श्योर कि आप डेली एक मॉक टेस्ट जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये होता था कि मुझे रीजनिंग के 35 ऑन 35 अटैम्प्ट करने हैं। जब प्रीलिम्स का पेपर दे दिया उसके बाद आई विल चेक कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की हैं रीजनिंग में, मेरे 35 ऑन 35 एक्यूरेटली क्यों नहीं हुए। अगर पजल में गलती है तो मैं और पजल्स प्रैक्टिस करती थी। जिस भी पॉइंट में आप गलती कर रहे हो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देन इंग्लिश की बात आ जाती है। इंग्लिश में हमेशा मेंटेन 100% एक्यूरेसी, ट्राई टू मेंटेन, ओके। हम लोग क्या करते हैं, सारे अटैम्प्ट कर दो इंग्लिश में, कुछ तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा पूरे ठीक नहीं होते हैं। तो मेरा ये कोशिश रहती थी कि मैं अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी बना के चलूँ, क्वेश्चन तभी अटैम्प्ट करूँ अगर 100% श्योर हूँ। तो इंग्लिश में मैं कभी भी 30 ऑन 30 अटैम्प्ट करके नहीं आई। इंग्लिश में मेरे 24, 25, 23 इतने ही अटैम्प्ट्स रहते थे, लेकिन वो हमेशा पूरे करेक्ट होते थे ऑलमोस्ट, ओके। देन मैथ्स में क्या है, मैथ्स में भी मैं 35 ऑन 35 कभी अटैम्प्ट करके नहीं आई हूँ। 30 तक ही मेरे अटैम्प्ट होते थे, समटाइम्स 28, 27 भी मैंने अटैम्प्ट किए हैं, बट आई ऑलवेज मेंटेन 100% एक्यूरेसी इन ईच ऑफ माई सब्जेक्ट्स। आई ट्राई टू एटलीस्ट, ओके। ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि बैंकिंग एग्जाम क्लियर अगर आपको करना है तो 2 चीज़ें मेंटेन करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वन इज़ एक्यूरेसी एंड वन इज़ स्पीड। तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी एक्यूरेसी है बट स्पीड नहीं है, और अगर आपकी स्पीड बहुत है पर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों चीज़ें चाहिए आपको साथ में। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो इन चीज़ों को माइंड में रखो। ये नहीं करना है कि बहुत सारे अटैम्प्ट करने हैं तो कहीं गलत हो गए तो कोई बात नहीं, या फिर गलती नहीं करनी है तो बहुत कम अटैम्प्ट करने हैं। दोनों चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी है। आई विल से पहले एक्यूरेसी को रखो, बाद में स्पीड को रखो, ठीक है। तो अभी अगर आप आज से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश करो, रादर दैन ज़्यादा अटैम्प्ट करने की। जैसे जैसे एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी देन आपके अटैम्प्ट्स खुद से ही इंक्रीज़ होने लगेंगे, फाइन। अब इस चीज़ में फ्रेंड्स मैं आप लोगों की ये हेल्प कर सकती हूँ कि आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, आपको लगता है कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आई एम नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चंस, या फिर मुझसे पजल्स नहीं हो रहे हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प करके। जिस भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन, फाइन। तो जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि टुडे इज़ 10th ऑफ जुलाई, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, 31st ऑफ जुलाई को आपका मेंस का एग्जामिनेशन है, ओके। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ। आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो पुराने सारे प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ठीक है, 10 जुलाई तक के, ठीक है। अगर आज 10 जुलाई है, ठीक है, तो आपके सारे पुराने करंट अफेयर्स 10 जुलाई तक के अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अगले 15 दिन में वो सारे आपको 2 से 3 बार प्रॉपरली रिवाइज करने हैं, साथ साथ डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, और मेंस के मॉक टेस्ट आपको देने हैं। ऑल्टरनेट डेज पे दीजिए, मैं तो ऐसा ही करती थी। एक दिन में अगर आप पूरा एक मॉक टेस्ट देते हो तो आप और कुछ नहीं कर पाते हो, बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो। आप 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दीजिए, फिर उसको एनालाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपनी गलतियाँ देखिए, गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए। इस टाइम तक आप बहुत सारे QA की तैयारी कर चुके हो, रीजनिंग की तैयारी कर चुके हो, इंग्लिश GS सबकी तैयारी कर चुके हो। दीज लास्ट 10 to 15 डेज आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको सब कुछ रिवाइज करना है, सब कुछ ब्रशअप करना है और कॉन्फिडेंस लेके आना है बहुत सारा।
सो इन दिस वे आई थिंक यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्ज़ाम दिस टाइम। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। एक चीज़ जो मैं वीडियो में स्पेसिफाई करना भूल गई, दैट इज़ प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है एसबीआई क्लरिकल की बहुत ही हाई रहती है। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि आप 90 अटैम्प्ट करके आएँ। अगर आप 90 नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट 85 तो यू मस्ट डू इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है। इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। आप पुराने सालों की कट ऑफ जो है वो चेक कर सकते हो। इट मस्ट बी अराउंड 70 to 80 के बीच में ये कट ऑफ रही है पिछले कुछ सालों में। जो मेंस है उसकी कट ऑफ भी इसकी रिलेटिवली बाकी एग्जाम से बहुत हाई जाती है। सो एसबीआई इज़ अ बिग ब्रांड नेम, एसबीआई इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई में अगर आपको सीट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आगे आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर तैयारी करनी ही है तो वाई नॉट डू इट जस्ट राइट नाउ, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट 2 months। अच्छे से मेहनत करिए, सब कुछ भूल के अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी एक सीट एक अच्छी जॉब में ले लीजिए और उसके बाद आपको सारी लाइफ एंजॉय ही करना है, ओके। सो आई थिंक मैंने एक बार ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है कि कैसे कैसे आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। आप लोग स्पेसिफिक वीडियोस अगर चाहते हो एसबीआई क्लरिकल से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, जैसे अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, जीए में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ पुट इट डाउन इन माई कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगी। आई डेफिनेटली वॉन्ट कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो एसबीआई जेए बनना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस साल एसबीआई जूनियर एसोसिएट बन जाएँ। तो मुझे ये लगेगा कि मेरा ये चैनल बनाने का पर्पज़ जो है वो सॉल्व हो जाता है इन केस आई एम able to help someone getting a good job, okay। So thanks for watching my video guys and definitely I will see you in my next one। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय।